नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं आज एक बातचीत करूंगा एक किताब के बारे में। एक किताब मैं पढ़ रहा था, तो ये किताब का नाम है स्मोक्स एंड एसेस। अमिताभ घोष ने लिखा है। और ये कहानी है अफीम का, ओपियम। ओपियम का कहानी है। और ये किताब मैं क्यों इसके बारे में बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरे को ये एक तो ऑथर बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ये इन्होंने ओपियम के ऊपर पहले 3 उपन्यास लिखे थे, जो कि हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। सी ऑफ पॉपीज और स्मोक्स एंड फायर, ऐसे 3, जिसको कि ईबिस ट्रायोलॉजी कहते हैं। ये तीनों ओपियम के ऊपर लिखा है कि ओपियम से कैसे दुनिया का पावर डायनेमिक्स, कैसे एक जो यूरोपियन पावर्स थे, उन्होंने कैसे एशिया के ऊपर एक प्रकार से अपना जकड़ जमाया था, रेवेन्यू कमाया था, लोगों को एक्सप्लॉइट किया था। कॉलोनियलिज्म के ऊपर लिखा है। तो ये अमिताभ घोष इन्होंने 3 उपन्यास के बाद, ये उपन्यास नहीं है, ये एक्चुअल हिस्ट्री है। क्योंकि ये जब 3 उपन्यास के लिए शोध किया तो इनको इतना ये हो गए, इंस्पायर हो गए कि ये लोगों को हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। और ऐसे ही एक लेखक होते थे, अभी गुजर गए 4-5 साल पहले, वीएस नायपॉल। वो वेस्ट इंडीज के थे, और वो भी कॉलोनियल डायनेमिक्स और काफ़ी लिखते थे, ब्रिटिश कॉलोनीज के ऊपर। और उनको कुछ साल पहले नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। और मेरे को उनका किताब मैं पढ़ता था, मेरे को लगा कि इनको जब नोबेल प्राइज किसी दिन मिलेगा, मैंने एक किसी को कहा भी था, एक लाइब्रेरियन को, जहाँ से उनका किताब लेके मैं पढ़ता था, कि देखिएगा इसको नोबेल प्राइज मिलेगा। और 2 साल बाद उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो मेरे को अभी इनका किताब पढ़ के भी लगता है कि ये भी नोबेल प्राइज के काबिल है। क्योंकि इन्होंने एक तो लिटरेचर से इन्होंने काफ़ी कुछ प्रकाश किया है, कैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो जो को हम वेस्ट कहते हैं, हमेशा अपना पावर कैसे हमारे एशियन कंट्रीज के ऊपर ये किया है, हम लोगों को कंट्रोल किया है, हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया है। और तो ये अभी मैं इसके इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं इनका जो ये किताब चालू किया पढ़ना, स्मोक्स एंड एसेस, तो बहुत मेरे को दिलचस्प लगा। ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ऊपर है। और ब्रिटिशर्स कैसे हमारे ऊपर, जब यहाँ पे कॉलोनीज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, और उन्होंने कैसे ट्रेड चालू किया, और ट्रेड से वो कैसे हमारे ऊपर एक प्रकार से इकोनॉमिक स्लेवरी एक प्रकार से कर दिया, कि हमारे लोगों से काम कराते थे, पर हमारे लोगों को उतना सस्ते में काम कराते थे, और अपना रेवेन्यू उन्होंने अपना रेवेन्यू को प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट किया हमारे लोगों को। और पहले जब वो आए थे, करीब 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी में ब्रिटिशर जब आए थे, 18 सेंचुरी में, 17, तो सबसे पहले उन्होंने जो जिस प्लांट से उन्होंने अपना रेवेन्यू बनाया, वो है चाय, टी। उस टाइम टी का जब चाइना वॉज द मेजर कल्टीवेटर ऑफ टी, और मेजर चाइना एक्सपोर्टर ऑफ टी होता था। तो उन्होंने फिर कोशिश किया पहले चाइना से कल्टीवेशन, चाइना से उसका अगर कल्टीवेशन करा जाए, और उसको अगर उसका जो टेक्नोलॉजी पता चले कैसे कल्टीवेट करते, तो वो अपना ट्रेड को आगे बढ़ाए। पर चाइना ने उनको काफ़ी कुछ मदद नहीं किया, ना ही उनको कोई हेल्प किया उनके गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो कुछ कर्मचारी थे चाइनीज लोअर लेवल में, उनमें से किसी एक कुछ लोगों को उन्होंने रिश्वत दिया, और उसका जो टेक्नोलॉजी है टी कल्टीवेशन का, उनसे एक प्रकार से चुरा लिया। और वो टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में टी गार्डन्स बनाए उन्होंने। और आपको मालूम है, अभी आप जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स हैं, दार्जिलिंग में है, आसाम में है, साउथ में है। और वो इंडिया में टी कल्टीवेट करा के हमारे चीप लेबर से, और इतना रेवेन्यू उन्होंने चाय से कमाया, टी से कमाया, कि उनका जो पूरा ट्रूप्स थे, उनके जो आर्म फोर्सेस थे कॉलोनीज के, ब्रिटिश कॉलोनी के, अंग्रेजों के, पूरा उसी पैसे से चाय का जो रेवेन्यू मिलता था ट्रेड से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करके, उसी से उनका पूरा ये हो जाता था, सस्टेन हो जाता था चाय। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में अफीम का कल्टीवेशन होता है, अफीम ग्रो होता है,
तब उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना चालू किया। अफीम को उन्होंने जब बिहार में बना यूपी में जो वास्ट लैंड्स थे वहाँ पे ओपीएम कल्टीवेशन में उन्होंने इन्वेस्ट किया, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किया, और लेबर हमारा यूज़ किया। हमारे जो फार्मर्स थे उनको बोला आप ये क्रॉप नहीं ग्रो करो, आप यही करो, और बहुत कम पैसा दे के उनसे काम करा के, और उन्होंने पूरा एक ओपीएम एजेंसी बन गया उनका, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। उसमें अपने जो कर्मचारी थे, जो उनके जो ब्रिटिशर्स खुद के जो ब्रिटिशर्स थे काफ़ी यहाँ पे आए थे, उनके बच्चे अच्छे, उनको काम में लगा दिया। वो एक प्रकार से अधिकारी हो गए इनको सुपरवाइज करने के लिए। और काफ़ी ओपीएम उन्होंने कल्टीवेट किया इंडिया में, और उसको चाइना में एक्सपोर्ट करते थे, चाइना में उसको बेचते थे और बहुत पैसा कमाते थे उससे। और यहाँ तक कि उन्होंने 2 फैक्ट्री खोल लिया, एक पटना में और एक गाजीपुर में, जो बनारस से 40 किलोमीटर है। और बहुत बड़ा गाजीपुर का फैक्ट्री तो बहुत बड़ा है, 93 एकर्स का, और बहुत बड़ा फैक्ट्री खोला उसमें, क्योंकि ओपीएम को कल्टीवेट करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसको फाइनल फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो चाइना में लोगों को एक्सपोर्ट करते थे, चाइना में, और डिपेंडेंसी हो गया चाइना में लोगों को। तो वहाँ का जो चाइनीज गवर्नमेंट था, चाइनीज गवर्नमेंट जो था, और हमारे सस्ते लेबर से हम काम कराते थे, बहुत प्रॉफिट करते थे। और शुरू में तो ब्रिटिशर्स ने किया, अंग्रेजों ने किया। उसके बाद थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद, 18th सेंचुरी में, 1793 में, उसके बाद अमेरिका भी ओपीएम ट्रेड में उतर आया, टू एक्सप्लॉइट दी एशियन कंट्रीज। और बहुत पैसा लोगों ने कमाया, बहुत पैसा ये कंट्रीज ने कमाए ओपीएम से। और अमेरिका में, तुर्की में उन्होंने ग्रो किया, और वहाँ से फिर ओपीएम ट्रेड बहुत लुक्रेटिव बन गया, और काफ़ी इसमें रेवेन्यू जनरेट होता था। तो इसमें अगर रेवेन्यू जनरेट होता फिर और इन्होंने क्या किया, डिमांड बढ़ा दिया। ओपीएम का एक तो एडिक्शन आ जाता है, एक तो साइकोलॉजिकल एडिक्शन आ जाता है, फिजिकल, फिर बाद में फिजिकल एडिक्शन आ जाता है। एक बार आप लोगों को अफीम के नशे में ये कर दो, अभी आपको मालूम है, अभी फिर से क्राइसिस वर्ल्ड में चल रहा है, ओपिएट क्राइसिस अभी तो पूरे दुनिया में फैल गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ें है, और काम का भी चीज़ है, दवाई भी बहुत बनती है ओपिएट, इसके बेनिफिशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत है। और अभी आपको ये गाजीपुर का जो फैक्ट्री है वो अभी भी चल रहा है, इट इज़ फंक्शनिंग टुडे ऑल्सो। ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट ओपीएम फैक्ट्री है, सबसे बड़ा है अभी भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी भी ओपीएम का जरूरत पड़ता है फॉर मेडिसिनल यूज़। आपके जितने भी ओपिएट्स ड्रग्स है, ये है, पेन किलर्स है, ये है, कई है। पर इसका दुष्प्रभाव भी बहुत होता है अगर मिसयूज होता है तो, जिसको कि ओपिएट क्राइसिस अभी अमेरिका में चालू हो गया। ओपिएट क्राइसिस, उन्होंने पहले बहुत पैसा बनाया, उनके लोगों ने, कुछ कुछ फैमिलीज बहुत रिच हो गए, और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थे अमेरिका में। तो उनमें से एक रूजवेल्ट है, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था, उनका जो वाइफ का नाना जी था, उनका मैटरनल ग्रैंडफादर वाइफ का, डिलेनो है उसका नाम, शायद मैंने लिखा था यहाँ पे, वॉरेन डिलेनो। उसने वो बहुत बड़ा फॉर्च्यून बना लिया था ओपीएम ट्रेड से। और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली, कई ऐसे थे, फॉरबिज थे, ऐसे कई फैमिलीज थे जिन्होंने और अच्छा काम भी किया, पैसा बना के फिलेंथ्रोपी किया, यूनिवर्सिटीज बनाए, स्कूल्स खोले, ये सब किया। और अभी हम वापस फिर जाते हैं, जो ब्रिटिश जो चाइना के साथ जो रिश्ता था ओपीएम का, उन्होंने जब देखा, जो चाइना का डायनेस्टी था, जो किंग डायनेस्टी जो था, क्विंग डायनेस्टी एक था, उन्होंने इसको फिर पाबंदी लगा दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि इससे नुकसान होता है, उनके लोगों को नुकसान होता है वो। तो उन्होंने उसको पाबंदी लगा दिया, इंपोर्ट ऑफ ओपीएम इलीगल बना दिया उसको। तो उसको भी उन्होंने, ये ब्रिटिशर्स ने इसके बावजूद भी एक तरीका निकाल लिया। वो कलकत्ता बेचते थे अपना ओपीएम का जो भी प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे उन्होंने बिचौलिया होते थे, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंस्टेड ऑफ अपना शिप वहाँ ले जाके ऑफिशियली अपना ट्रेड करके ओपीएम का, उन्होंने फिर बिचौलिया से उनके थ्रू फिर चाइना भेजते थे। उसके बाद भी फिर पता चला, जो वहाँ का चाइना का जो डायनेस्टी था उन किंग का, उन्होंने फिर अरेस्ट किया कुछ ब्रिटिशर्स को, फिर उन्होंने कोशिश किया रोकने का, तो फिर वॉर चालू हो गए, जिसको कि ओपियम वॉर्स कहते हैं।
तो फर्स्ट ओपीएम वॉर, फिर इन्होंने ब्रिटिश नेवी ने अटैक कर दिया, ओपीएम वॉर्स उन्होंने चालू हुए, दो दो ओपीएम वॉर हुए थे, 2 ओपीएम वॉर हुए थे। और वो ओपीएम वॉर, ब्रिटिश के पास तो पूरा मिलिट्री अच्छा था, वो उन्हीं के हमारे ओपीएम और चाय का धंधा करके उन्होंने अपना तगड़ा मिलिट्री बनाया था। और 2 वॉर वो जीत गए चाइना से, ओपीएम वॉर जीत गए, और उसके बाद ट्रीटी साइन हुआ। ट्रीटी में वो ये हो गया, हांगकांग भी छीन लिया इसी ट्रीटी में। जो हांगकांग था, चाइना का कब्जा किया था, हांगकांग भी ले लिया। और हांगकांग के थ्रू फिर उनका खुल गया ट्रेड, ओपीएम ट्रेड। तो ये ट्रीटी ट्रीटी बड़ा खतरनाक होता है। ये क्या है, लड़ाई के बाद जो जीतता है वो ट्रीटी के कंडीशंस बनाता है। तो 2 ओपीएम वॉर हुए थे, ये सब इसके इनके किताब में मैं देख रहा था, अमिताभ घोष के किताब में। 1839, 1842 3 साल, फिर 1856 में सेकेंड ओपीएम वॉर हुआ था। और इसके बाद ट्रीटी, दोनों के बाद ट्रीटी हुए थे, और हांगकांग ले लिया, ये ले लिया, और ये ट्रीटी के साथ इनका पूरा ये। तो ट्रीटी हमेशा आंख बंद करके जो जीतता है वो बनाता है ट्रीटी के कंडीशंस। और फिर बाद में अमेरिका भी कूद पड़ा इसमें, उन्होंने भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गया इसमें। और ये मैं क्यों आप लोगों से इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि ये इन्होंने जो अपने चिंता प्रकट किया है कि कैसे बड़े बड़े पावर्स कैसे लोगों को स्लेवरी करते हैं, एक प्रकार से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, उस टाइम तो डायरेक्ट होता था। उसके बाद एक डिमांड क्रिएट कर देते हैं उनका, जो जिससे उनको रेवेन्यू मिलता है, वो ओपीएम से रेवेन्यू मिल रहा था या चाय से मिल रहा था। और लोकल लोगों को कम फायदा मिलता है, बहुत चीप लेबर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, और खुद पूरा प्रॉफिट ले जाते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जो चीज अभी ओपीएम वॉर में डिपेंडेंट्स बना दिए थे लोगों को, हालांकि जैसे मैंने कहा कि ओपीएम के कुछ गुड प्रॉपर्टीज भी है, कई बार जरूरत होता है, ओके। सिमिलरली मैं देख रहा हूँ अभी जो 2 इंडस्ट्रीज है, एक फूड इंडस्ट्री है और फार्मा इंडस्ट्री है, वो इसी टाइप के डायनेमिक्स, इसी टाइप के तरीके इस्तेमाल कर रहा है, जो कि 200 साल पहले अंग्रेजों ने अपना एम्पायर बनाने के लिए किया था, और उस टाइम तो कब्जा करना पड़ता था। अभी तो ऐसे हो गया है कि कोने में बैठ के आदेश देते हैं, और उनके जो चमचे रहते हैं, जैसे चाय का ये चुराया था उन्होंने, चाइनीज गवर्नमेंट नहीं देना चाहता था चाय का, जैसे कैसे कल्टीवेट करते हैं, तो उन्होंने अपने चमचे या रिश्वत दे के फिजिकली, आजकल को दूर से कोई भी आपके जो भी ऐसे पावर्स होंगे जिनको कोई बिजनेस प्रमोट करना है, तो अभी जो सबसे स्ट्रांग है आर्म्स रेस था। आर्म्स रेस के बाद अभी फार्मा रेस हो गया है। फार्मा प्रोडक्ट्स में बहुत इन्वेस्ट होता है, जैसे ओपीएम में इन्वेस्ट हुए थे, उन्होंने फैक्ट्री बनाया, कल्टीवेट किया, ऐसे फार्मा के ड्रग्स में बहुत खर्चा होता है। और सिमिलरली आपके फार्मा के साथ आजकल प्रिवेंशन में वैक्सीन आ गए। तो अभी और फिर कब्जा किसको कर लिया इन्होंने, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कर लिया, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितने कंट्रीज थे 194, मोस्टली मेजोरिटी कंट्रीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी मानते थे कि ये पैंडेमिक डिक्लेयर करेगा तो ये दवाइयाँ डिप्लॉय करेगा। अभी अमेरिका समझ गया, अमेरिका पीछे हट गया, पर मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज अभी डब्ल्यूएचओ को मान रहे हैं, और डब्ल्यूएचओ आप देख रहे हैं कि फार्मा के कंट्रोल में काम कर रहा है। तो जैसे अभी हांगकांग को पकड़ लिया उस टाइम अंग्रेजों ने, या बिचौलिया को पकड़ लिया, अभी जो मैन्युफैक्चरर है, ड्रग मैन्युफैक्चरर है, बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, वैक्सीन बनाते इंडस्ट्रीज है, और उन्होंने अभी डब्ल्यूएचओ को एक ये बेस बना लिया, और डब्ल्यूएचओ में पपेट्स रख दिए, और डब्ल्यूएचओ भी ऐसे ही हो गया जैसे ओपीएम का ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में, ओपीएम कंपनीज बन गए थे। तो ऐसे ओपीएम ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे, उसमें अपने अधिकारी रखते थे। तो अभी फार्मा इंडस्ट्री ने डब्ल्यूएचओ को बनाया, डब्ल्यूएचओ को उसमें अपने बेनिफिट देके, या और डायरेक्ट भी नहीं देना पड़ता ब्राइब। अभी आपके एकेडमिशियंस को ले लो आप, उनको आप ग्रांट दे दो, रिसर्च ग्रांट दे दो हर एम, तो वो भी आपका इसको प्रमोट करेंगे। और जैसे उन्होंने कहा था कि हम डिनायल रहता है कि हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, उस टाइम भी अमिताभ घोष ने भी दिया है। उन्होंने फिर ओपीएम इंडस्ट्री के बाद उन्होंने टोबैको इंडस्ट्री का थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, कि टोबैको इंडस्ट्री ने भी ऐसे बना दिए थे, अपना डिमांड बना दिया था लोगों को एडिट करके। तो अभी टोबैको इंडस्ट्री को भी उसका जड़ भी
काफ़ी टाइम लग गया है, अभी भी पूरे तरीके से हम टोबैको इंडस्ट्री का जड़ नहीं दे पाए। पर अभी फार्मा इंडस्ट्री ने भी ऐसा जड़ बना लिया है, एक प्रकार से डिमांड क्रिएट कर दिया है। डिमांड कैसे कर दिया है कि अभी WHO नेग्लेक्ट किया है जो बेसिक हेल्थ कंडीशंस है। जैसे हमारे फिर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स भी है, उन्होंने जो सैनिटेशन है, पर्टिकुलरली जो एशिया अफ्रीकन कंट्रीज में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, गुड फूड, न्यूट्रिशन, अभी आप और इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी ओबेसिटी बढ़ गया है, तो फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस फूड के। तो एक प्रकार से ये डिमांड क्या बना रहा है, ये फूड इंडस्ट्री डिमांड बना रहा है और फार्मा इंडस्ट्री उसका सप्लाई कर रहा है, फार्मास्यूटिकल सप्लाई कर रहा है, उसका बहुत बड़ा कारोबार है। अभी तो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स भी आ गए हैं, ओबेसिटी मेडिसिन एक अलग स्पेशलिटी बन गया, क्योंकि फास्ट फूड इससे ओबेसिटी होगा। तो मैं देख रहा था कि ये जो 200 साल पहले जो चल रहा था, कॉलोनियलिज्म और गुलामी, अभी भी वो और जगह पकड़ लिया है। अभी फार्मा इंडस्ट्री भी आ गया उसमें, फूड इंडस्ट्री भी आ गया, वो बहुत बड़े बड़े पावरफुल लॉबीज हो जाते हैं उसमें। वो अपने जो पॉलिसी मेकर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। जैसे चला आ रहा है, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम भी वो लोकल जो होते थे उनमें से कुछ लोग अपने चमचे बना लेते थे, तो उनको ग्रेटिफिकेशन देते थे, कुछ देते थे, तो वो आपको पूरा फैसिलिटीज दे देते थे। तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज को कब्जा कर लिया, मेडिकल जर्नल्स को कब्जा कर लिया, कि ये डिमांड क्रिएट करने का है, ये एक प्रकार से फिर महामारी घोषित कर देना है, और उसमें पैंडेमिक ट्रीटी बना दिया उन्होंने। अभी देखिएगा, पहले ट्रीटी जो हमने देखे थे इतिहास में, ओपियम वॉर के बाद होता था, वॉर में जो जीत जाता था वो ट्रीटी के कंडीशंस बनाता था, आप साइन करते थे उसमें, तो आपको पोजीशन नीचे हो जाता, क्योंकि आपको कुछ बंदी से लगा जाती थी ट्रीटी में। तो अभी WHO पैंडेमिक के नाम से एक ट्रीटी इतने कंट्रीज के सामने पेश कर रहा है, और कई कंट्री साइन करने के लिए जहां तक राजी है, खाली अमेरिका, अर्जेंटीना, 10-12 कंट्री ने शायद, अभी तक अमेरिका और अर्जेंटीना ने अलग हो गए हैं उनसे। तो अभी अगर ट्रीटी में क्या क्या है, ट्रीटी में यही है कि जब महामारी घोषित करता है WHO, अभी पता नहीं इतने साल बाद, 200 साल से तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि महामारी घोषित किया तो हमको मूवमेंट्स बंद हो जाएंगे, जबरदस्ती टीका लगाना पड़ेगा। तो महामारी अगर घोषित करेगा तो आपको वैक्सीन हेजिटेंसी भी नहीं कर पाएंगे आप। अभी जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि वैक्सीन हम जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं, कंसेंट लेना पड़ेगा। तो अभी तो जो ट्रीटी में जो क्लॉज है, अमेंडमेंट, उसमें अगर महामारी में कोई WHO बोलता है आपको ये वैक्सीन लेना, ये दवाई लेना, आप उसको नहीं कर सकते, ये ट्रीटी में डाल दिया है। फिर आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपको टेस्ट कर सकते हैं बिगैर आपके मर्जी के, आपको टेस्ट करके ये हो गया तो आपको जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करेंगे या आइसोलेट करेंगे, या आप फिर आप अगर उनसे सहमत नहीं होगे तो आपको बोलेंगे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इतना सब ये है चीटी, और हम अभी 200 साल बाद भी हम ये चीटी साइन कर देंगे क्या? तो मेरे को इसीलिए ये किताब से जो मेरे को जगह, जो मास साइकोलॉजी जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उस टाइम जैसे किया था, हर चीज को एक्सप्लॉइट करना, लोगों का डिपेंडेंस एक्सप्लॉइट करना, उनको पहले एडिक्ट बना दो दवाइयों। ओपियम का एडिक्शन है, पर बीमारियों में दवाइयों का भी, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है कि हर चीज के लिए आपके पास दवाई है, आपको खुद नहीं मेहनत करना है। वेट बढ़ गया तो उसके लिए भी अभी दवाई आ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, जैसे ओपीएम का मार्केट बन गया है। अभी वो 200 साल, अभी भी, अभी अमेरिका में उल्टा, वहाँ पे भी ओपियड क्राइसिस हो गया, मतलब ये ऐसा डेंजरस चीज है। और ये फार्मा क्राइसिस भी पूरे वर्ल्ड में ही है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, अब मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। हेल्दी मतलब नॉट ड्यू टू मेडिसिन, मेडिसिन से तो क्योर कर रहे, बीमार हो गए आप, हेल्थ आपका फेल हो गया। तो ये मैं इसीलिए ये किताब में मैं पढ़ के काफ़ी कुछ मेरे को सिमिलैरिटी लगा कि कुछ बदला नहीं, अभी भी ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो आज मेरे को इतना ही लाउड थिंकिंग करना था, ये मैं ऐसे थोड़ा सोच रहा, मैं सोचा इसको जरा बात करता हूँ आपसे, आप लोगों से कोई इनपुट्स मिलेगा तो हमारा ये थोड़ा और क्लियर होगा इसके ऊपर। थैंक यू।